हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी विद चिका। तो अब हम अपनी पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं और थिंकर्स की। तो आज के जो क्लासिकल थिंकर है, समाजशास्त्री है, वो इमाम दुर्खीम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने ये जो नोट्स है वो बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट में फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया है और इमाम दुर्खीम को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें इसमें रखी हुई हैं और एकदम टू द पॉइंट है। बहुत ही कीवर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है चीज़ों को, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो हम इमाम दुर्खीम की पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। इनका जो एक टाइम लाइन है वो 1858 से लेकर 1917 तक है और इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है इनका इंट्रो पार्ट और दूसरी इनकी थियोरी एंड कंसेप्ट और तीसरा जो है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बुक्स हैं। तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 फ्रांस के एपिनल में और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती वो भी एपिनल में ही हुई थी। और 1892 में इन्होंने पीएचडी की थी समाज में श्रम विभाजन के टॉपिक पे। 1896 में इन्होंने बोर्डियस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर बने। तो इन्हें समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर भी माना जाता है, याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इनके सिद्धांत देखते हैं। तो मेनली इनके 4 सिद्धांत हैं। एक है सामाजिक तथ्य है, धर्म का सिद्धांत और श्रम विभाजन का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कभी मैचिंग में पूछते हैं कि सामाजिक तथ्य किसकी है, तो आप दुर्खीम वहाँ पे मैच करेगा, श्रम विभाजन किनका है और आत्महत्या का सिद्धांत किनका है। ओके, और पहला देखते हैं सामाजिक तथ्य। तो सामाजिक तथ्य को इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। तो कभी अगर कोई पूछे कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे माना है, तो आप कह दीजिएगा कि सामाजिक तथ्य। ओके, अब सामाजिक तथ्य होते क्या हैं? तो ये लोगों के कार्य के तरीके हैं, व्यवहार के तरीके और सोचने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी भाषा है, संस्कृति, प्रथा, परंपरा, विवाह, नातेदारी, धर्म, अपराध और आत्महत्या, ये सामाजिक तथ्य के उदाहरण हैं कुछ। अब इनकी विशेषताएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दुर्खीम के सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। तो ये तीनों रहेंगे और कोई एक रहेगा ऑप्शन में जो कि नहीं होगा, तो आप वहाँ पे मार्क करिएगा। तो एक ये बा होते हैं, बाध्यता होती है और ये सार्वभौमिक होते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ में देखते हैं बा क्या होता है। ये व्यक्ति से बाहर होते हैं, जो हमारे समाज के मानदंड, मूल और नियम होते हैं, प्रतिमान होते हैं, वो कि व्यक्ति पर एक दबाव डालते हैं, जैसे ये कहते हैं बाध्यता। तो ये दबावकारी होते हैं, इसलिए बाध्य होते हैं। व्यक्ति बाध्य होते हैं इनके अकॉर्डिंग से हमारे सामाजिक मानदंडों और नियम प्रतिमान के अनुसार कार्य करने के लिए, इसलिए ये बाध्यता इन्होंने कही है। इसकी दूसरी विशेषता सार्वभौमिक होते हैं, जैसे कि ये लगभग सभी समाजों में एक जैसे होते हैं, जैसे कि जो विवाह और नातेदारी पर हमारा जो परिवार है, ये इन्होंने इसलिए इनको दुर्खीम ने सार्वभौमिक माना है। अब इनके प्रकार हम देखते हैं। अब इसके प्रकार की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकी सामाजिक तथ्य जो होते हैं। तो इसको ब्रीफ में देखते हैं कि जो सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं, दुर्खीम ने कहा कि किसी भी समाज में जो अपराध होते हैं वो अगर उनकी दर सामान्य है तो वो नॉर्मल है, वो उसमें बहुत चिंता की बात नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर वो जो अपराध की दर है समाज में वो बढ़ जाए, उसका रेट काफ़ी अधिक मात्रा में होने लगे, तो वो असामान्य एबनॉर्मल हो जाता है। व्याधिकी का मतलब होता है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। ओके, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम करंट की इशू से देखें तो कोटा में जो है वो बच्चों ने आत्महत्या वहाँ पे काफ़ी करनी शुरू की है। तो ये अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। तो दुर्खीम ने कहा था कि जब ऐसी असामान्य चीज़ें होने लगे तो समाज का एक तरीके से विघटन प्रारंभ हो जाता है समाज में, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। तो ये इन्होंने कहा था कि एक सामान्य सामाजिक तथ्य और एक व्याधिकी सामाजिक तथ्य। अब आत्महत्या देते हैं नेक्स्ट। इनका सिद्धांत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डेट भी पूछते हैं कभी कभी। तो 1897 में इन्होंने अपना आत्महत्या सिद्धांत दिया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था, जो रिसर्च मेथड यूज़ किया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। कभी हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि आत्महत्या का जो कारण है वो सामाजिक है। पहले क्या था कि आत्महत्या का कारण जो है वो मनोवैज्ञानिक माना जाता था, लेकिन इन्होंने पूरी थ्योरी ही चेंज कर दी कि नहीं, आत्महत्या का कारण सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि समाज में जब एकीकरण बढ़ता है
तो आत्महत्या की दर कम होती है। इसको समझिएगा कि इस समाज के एकीकरण और आत्महत्या में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है कि अगर एकीकरण बढ़ेगा तो आत्महत्या घटेगी, और अगर एकीकरण कम होगा तो आत्महत्या जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आत्महत्या इसके प्रकार देते हैं, आत्महत्या के प्रकार देखते हैं। तो मेनली इसके 4 प्रकार हैं। एक है अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी, प्रतिमानहीनता और भाग्यवादी। तो पहली आत्महत्या अहमवादी, ये इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति और समाज के बीच में जो एक लिंक है वो टूट जाता है तो व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और दूसरा परार्थवादी जो है वो समाज के लिए है, तो समाज के हित के लिए व्यक्ति करता है, जैसे सैनिक जो होते हैं वो बलिदान देते हैं, वो परार्थवादी आत्महत्या है। और प्रतिमानहीनता, अचानक से जब परिवर्तन होता है व्यक्ति में, व्यक्ति की परिस्थितियों में, और अचानक से कोई प्रकोप आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो अनुकूलित नहीं हो पाता है, व्यक्ति असमंजस नहीं बैठा पाता है, तो उसको प्रतिमानहीनता वादी आत्महत्या वो कर लेता है। और भाग्यवादी ये विधवा मजदूर वगैरह में होती है। अब हम देखते हैं, इन्होंने जब आत्महत्या का अपना अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने तो 2 धर्मों पर इन्होंने अपना अध्ययन किया, एक प्रोटेस्टेंट धर्म थे और एक था कैथोलिक धर्म। तो इन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म में जो इन्होंने सामाजिक संरचना का अध्ययन किया और बताया कि वहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा में क्या है कि जो सामाजिक एकीकरण कम होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि आत्महत्या की दर ज़्यादा होती है। तो जो हमने यहाँ पे पहले देखा ताकि कहाँ गया, ये समाज में एकीकरण बढ़ेगा तो आत्महत्या कम होगी। तो यही इन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि एकीकरण कम होता है तो आत्महत्या की दर ज़्यादा है। और कैथोलिक धर्म में इन्होंने कहा कि इन्होंने सामाजिक संरचना का अध्ययन कर बताया कि एकीकरण ज़्यादा होता है तो आत्महत्या कम होती है। तो आप देख रहे हैं कितना साइंटिफिक तरीके से दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत को समझाया है। अब श्रम का सिद्धांत दे देते हैं। तो इन्होंने श्रम का सिद्धांत जो है वो इंस्पायर थे एडम स्मिथ की एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, इससे इन्होंने लिया हुआ है। तो इससे इंस्पायर थे, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने अपना थ्योरी दिया था। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने 1893 में अपना श्रम का सिद्धांत दिया था। तो श्रम के ये बोलते हैं कि जो श्रम है वो सामाजिक संरचना, उसमें पाए जाने वाली एकता और संगठन का निर्धारण करता है। श्रम के आधार पर इन्होंने समाज को 2 भागों में डिवाइड किया, एक सरल समाज और एक जटिल समाज है। तो अब हम सरल समाज देखते हैं। सरल समाज में क्या है, श्रम कम होता है। दुर्खीम ने कहा कम क्यों होता है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, कम क्यों होता है। तो यहाँ की जनसंख्या कम होती है, और जनसंख्या कम होगी तो आवश्यकता कम होगी, आवश्यकता कम होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन के कम होने से श्रम विभाजन कम होगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो इन्होंने कहा कि समाज में, इन्होंने सरल समाज में कहा कि यांत्रिक एकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता का मतलब होता है कि इन्होंने कहा कि जैसे कि जो मशीनें होती हैं वो एक जैसा कार्य करती हैं, वैसे ही सरल समाजों में भी लोग एक जैसे कार्य करते हैं, इसलिए जो इनमें एकता होती है वो यांत्रिक एकता होती है। और इनमें क्या है, सरल समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं। तो ये आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इनमें सरल समाज में यांत्रिक एकता होती है और दमनकारी कानून पाए जाते हैं। अब जटिल समाज जस्ट इसके उल्टा होता है सरल समाज के। इसमें क्या होती है, जनसंख्या, जैसे जो हमारा आधुनिक समाज है वो जटिल समाज है, तो आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। तो जनसंख्या ज़्यादा होती है, आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी, अधिक उत्पादन होगा, श्रम विभाजन भी अधिक होगा। श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्यों का बंटवारा। अब इसमें क्या होती है, जटिल समाज में सावयवी एकता होती है। सावयवी एकता का मतलब होता है कि जैसे हमारा शरीर है और इसके जो अंग हैं, तो हर अंग के अपने अलग अलग कार्य हैं, लेकिन ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है और संबंधित है। तो इस तरीके से ये मिलकर एक सावयवी एकता का निर्माण करते हैं। और इनमें जो कानून होते हैं वो प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इनका धर्म का सिद्धांत। तो इन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में अपना धर्म का सिद्धांत दिया था। तो दुर्खीम कह रहे थे कि धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसी के संदर्भ में अपना धर्म का सिद्धांत दिया। तो ये जानना चाहते हैं कि धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो इन्होंने कहा कि समाज की एकता और संगठन को बनाए रखने के लिए लोगों ने धर्म को बनाया। तो अब देखते हैं, इन्होंने सांसारिक वस्तु को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि एक पवित्र वस्तु होती है, अपवित्र वस्तु होती है। तो पवित्र वस्तु को इन्होंने टोटम कहा कि
और जैसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे ये पवित्र वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, टोटम जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पेड़ हो सकता है, पत्थर हो सकता है, एनीथिंग, मतलब जिसे भी समाज एक पवित्र वस्तु मान ले। जैसे हम हिंदू समाज में अगर देखें तो जैसे तुलसी का पौधा होता है, पीपल का वृक्ष होता है, तो वहाँ पे लोग उसकी पूजा करते हैं। पत्थर की जो मूर्ति होती है, तो आप उसके दुर्खिम के टोटम आज से कनेक्ट कर सकते हैं, टोटम से। तो इसमें क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ उसकी पूजा पाठ करते हैं, इसको पवित्र वस्तु मानते हैं, तो समाज की एकता वहाँ बनी होती है, इकट्ठे होते हैं। और ये जो टोटम है, जो पवित्र वस्तुएं हैं, वो एक सामूहिक प्रतिनिधित्व करती हैं, मतलब समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यही है इसका, यही कहना है, ये सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करती हैं, जो पवित्र वस्तु है। तो इन्होंने आरुंडा जनजाति का अध्ययन किया था ऑस्ट्रेलिया में, और उसके इन्होंने टोटमवाद भी यहाँ की थ्योरी दी थी। अब हम देखते हैं, अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते तो दुर्खिम ने समाज को सर्वोच्च माना है। इन्होंने कहा कि समाज ईश्वर है। तो आप देख सकते हैं दुर्खिम समाज को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर पूछ ले कि कौन से विचारक हैं जो समाज को काफ़ी सर्वोच्च मानते हैं, तो आप दुर्खिम ऑप्शन चूज़ करिएगा। इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रयोग की अवधारणा दी, उसी तरीके से इन्होंने टोटमवाद की अवधारणा दी। तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। अब इनकी बुक्स देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें बुक्स में क्या करना है आपको कि एक तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सी है, उसके बाद ये ऑर्डर ही पूछ लेता है। जब हम 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे थे तो इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो इनकी जो पहली बुक है वो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। दूसरी जो बुक है वो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड 1895 में। सुसाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1897 में। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922। ये कभी कभी ऐसे पूछते हैं, शिक्षा और समाज। तो आप ये मत सोचिएगा वो किसी और की नहीं की है, तो अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, चाहे तो आप लोग करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924। मॉरल एजुकेशन मीन्स नैतिक शिक्षा 1925। और सोशियोलिज्म 1928। इसको मैंने जैसे लिखा है, एक रोमन लिपि में जो लिखा आप वैसे लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे ही आते हैं। अगर आपने इंग्लिश में लिखा तो वो थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज हम हो जाते हैं, मैं तो हो जाती थी। तो अगर आप इसमें मतलब कंफर्टेबल है तो आप ऐसा लिखिएगा। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रोमन लिपि में ही लिखिएगा। और इन पे जो मैंने बताया थोड़ा सा फोकस करिएगा। एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये है शिक्षा और समाज। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये किसी और की नहीं है, तो आप लिख करके आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो दुर्खिम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आया हो ये वीडियो और ये मेरा मेथड। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि बाकी और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मार्क्स वेबर या फिर कार्ल मार्क्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।